सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। रानी दुर्गावती एक प्रसिद्ध वीरांगना थी। वो जितनी रूपवती थीं, उतनी ही साहसी थीं। उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। रानी दुर्गावती का नाम भारत की महानतम वीरांगनाओं की सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है। रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीरत सिंह की पुत्री थीं और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी थीं। इनके राज्य का क्षेत्र काफी दूर दूर तक फैला हुआ था। रानी दुर्गावती बहुत ही कुशल शासिका थीं। इनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और इनके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इनके राज्य पर न केवल मुगल बादशाह अकबर की नज़र थी, बल्कि मालवा के शासक बाज बहादुर की नज़र भी इनके राज्य पर थी। रानी ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और उनमें विजय भी पाई। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। राजा कीर्ति सिंह को कीर्तिवर्मन और राजा कीरत राय के नाम से भी जाना जाता है। बांदा जिले के कालिंजर किले में 1524 ईस्वी में 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। इस दिन दुर्गाष्टमी थी, जिसके कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई थी। इनके पिता राजा कीरत राय का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता था। दुर्गावती जब छोटी थीं, तब इनका बचपन उस माहौल में बीता जिसमें इनका राजवंश अपने मान सम्मान के लिए कई लड़ाइयां लड़ रहा था। कन्या दुर्गावती ने इसी कारण बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी प्राप्त की। दुर्गावती को तीर और बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। चीते के शिकार में भी दुर्गावती की विशेष रुचि थी। कन्या दुर्गावती जब विवाह योग्य हुई, तब 1542 में उनका विवाह गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ संपन्न हुआ। दोनों पक्षों की जाति अलग अलग थी। राजा संग्राम शाह का राज्य बहुत ही विशाल था। उनके राज्य में 52 गढ़ थे और उनका राज्य वर्तमान मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, दमोह और वर्तमान छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। उस समय शेर शाह सूरी को इस राज्य को जीतने की लालसा थी, लेकिन इस विवाह से गोंड राजवंश और राजपूतों का मेल शेर शाह सूरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे करारा झटका लगा। शेर शाह सूरी ने 1545 को कालिंजर पर हमला कर दिया। कालिंजर नरेश महाराज श्री कीर्तिराज शाह शेर शाह सूरी की सेनाओं से भीषण युद्ध करते हुए कई बहुत गहरे घाव खा गए। चंदेल सैनिक उन्हें मूर्छित अवस्था में पालकी में डालकर किसी प्रकार दुर्ग में ले आए। शेर शाह सूरी दुर्ग को विजय करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कालिंजर के किले को जीतने में शेर शाह सूरी लगभग सफल भी हो गया था, लेकिन किले में रानी दुर्गावती भी मौजूद थी। रानी दुर्गावती और उनकी सखियों के धनुषों से धधकते हुए अग्नि बाण शेर शाह सूरी की सेना को परेशान करने लगे। रानी दुर्गा के बिछाए हुए जाल से शेर शाह सूरी नहीं बच सका। अचानक हुए बारूद के विस्फोट से शेर शाह सूरी मारा गया। सन 1545 में रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम वीर नारायण रखा गया। विधाता के लेख को क्या कहें, 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई और गोद में रह गया नन्हा बालक नारायण। इस दुख भरी घड़ी में रानी को अपने नाबालिग पुत्र नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं राजकाज की बागडोर संभालनी पड़ी। रानी दुर्गावती की राजधानी सिंगोरगढ़ थी। सिंगोरगढ़ के अतिरिक्त मदन महल का किला और नरसिंहपुर का चौरागढ़ का किला रानी दुर्गावती के राज्य के प्रमुख गढ़ों में से एक थे। रानी का राज्य वर्तमान के जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। रानी के शासन का मुख्य केंद्र वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र था। अपने दो मुख्य सलाहकारों और सेनापतियों आधार सिंह कायस्थ और मान सिंह ठाकुर की सहायता से रानी राज्य को सफलतापूर्वक चला रही थीं। रानी दुर्गावती के पास
एक सफेद रंग का हाथी था जिसका नाम था सरमन। यह हाथी रानी को अत्यंत प्रिय था। सरमन हाथी रानी के इशारों को ही समझ जाया करता था। जितना प्रेम रानी दुर्गावती अपने साथी से करती थी, उतना ही यह गजराज अपनी स्वामिनी रानी दुर्गावती से प्रेम करता था। रानी दुर्गावती ने सन 1550 से सन 1564 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। रानी दुर्गावती के शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और उनका राज्य भी लगातार प्रगति कर रहा था। रानी दुर्गावती के शासनकाल में उनके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में कई मंदिर, इमारतें और तालाब बनवाए। इनमें सबसे प्रमुख हैं जबलपुर का रानी ताल, जो रानी दुर्गावती ने अपने नाम पर बनवाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल और दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया था। रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में जात पात से दूर रहकर सभी को समान अधिकार दिए। उनके शासनकाल में गोंड, राजपूत और कई मुस्लिम सेनापति भी मुख्य पदों पर आसीन थे। रानी दुर्गावती ने वल्लभ संप्रदाय के स्वामी विट्ठलनाथ का स्वागत किया था। रानी दुर्गावती को उनकी कई विशेषताओं के कारण जाना जाता है। वे बहुत सुंदर थीं, साथ ही बहुत बहादुर और योग्य शासिका भी थीं। उनका विचार था कि दुश्मनों के आगे सिर झुकाकर अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा मृत्यु को गले लगाना है। शेर शाह सूरी के कालिंजर के दुर्ग में मरने के बाद मालवा पर सुजात खान का अधिकार हो गया था, जिसे उसके बेटे बाज बहादुर ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। गोंडवाना राज्य की सीमा मालवा को छूती थी और रानी के राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। मालवा के शासक बाज बहादुर ने रानी को एक सामान्य कमजोर स्त्री समझा और गोंडवाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ये वही बाज बहादुर हैं जो इतिहास में रानी रूपमती के प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। 1556 में बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर हमला कर दिया। रानी की सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और बाज बहादुर को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और रानी दुर्गावती की सेना की जीत हुई। युद्ध में बाज बहादुर की सेना को बहुत नुकसान हुआ। बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार वह पराजित हुआ। बाज बहादुर पर विजय के बाद रानी का नाम और प्रसिद्धि और भी अधिक बढ़ गई। कुछ समय के बाद सन 1562 ईस्वी में अकबर ने मालवा पर आक्रमण करके मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को परास्त करके मालवा पर अधिकार कर लिया। इस तरह मुगल साम्राज्य की सीमा रानी दुर्गावती के साम्राज्य की सीमाओं को छूने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ अकबर के आदेश पर उसके सेनापति अब्दुल माजिद खान ने रीवा राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। अकबर अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाना चाहता था। अकबर भी गोंडवाना साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के अंदर लाना चाहता था। बादशाह अकबर को रानी दुर्गावती के सरमन हाथी के बारे में भी मालूम था और वह इस हाथी को प्राप्त करना चाहते थे। बादशाह अकबर रानी के विश्वस्त वजीर आधार सिंह की कार्यकुशलता के बारे में भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। बादशाह अकबर ने रानी दुर्गावती को संदेशा भिजवाया कि अगर वो चाहती हैं कि वह स्वतंत्र शासिका बनी रहें, तो वह भेंट स्वरूप अपना प्रिय सफेद हाथी सरमन और वजीर आधार सिंह को उन्हें सौंप दें। रानी दुर्गावती को अकबर की यह मांग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रानी ने अकबर की यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। आसफ खान एक विशाल सेना लेकर रानी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। रानी दुर्गावती जानती थी कि उनकी सेना अकबर की सेना के आगे बहुत छोटी है। युद्ध में एक ओर जहां मुगलों की विशाल सेना आधुनिक अस्त्र शस्त्र से प्रशिक्षित सेना थी, वहीं रानी दुर्गावती की सेना छोटी और पुराने परंपरागत हथियार से तैयार थी। उन्होंने अपनी सेना को नरई नाला घाटी की तरफ कूच करने का आदेश दिया। रानी दुर्गावती के लिए नरई युद्ध के लिए सुविधाजनक स्थान था, क्योंकि यह स्थान एक ओर से नर्मदा नदी की विशाल जलधारा से और दूसरी तरफ गौर नदी से घिरा था और नरई के चारों तरफ घने जंगलों से घिरी पहाड़ियां थीं। मुगल सेना के लिए यह इलाका युद्ध के लिए कठिन था। जैसे ही मुगल सेना ने घाटी में प्रवेश किया, रानी के सैनिकों ने उस पर धावा बोल दिया। लड़ाई में रानी की सेना के फौजदार अर्जुन सिंह मारे गए।
अब रानी ने स्वयं ही पुरुष वेश धारण कर लिया और युद्ध का नेतृत्व किया। दोनों तरफ से सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। शाम होते होते रानी की सेना ने मुगल सेना को घाटी से खदेड़ दिया और इस दिन की लड़ाई में रानी दुर्गावती की विजय हुई। इस युद्ध में मुगल सेना के 3000 सैनिक मारे गए। रानी दुर्गावती चाहती थी कि रात्रि में ही वह दोबारा मुगल सेना पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाए, लेकिन रानी के सलाहकारों ने उन्हें रात में हमला करने से रोक दिया। अपनी हार से तिलमिलाई मुगल सेना के सेनापति आसफ खान ने दूसरे दिन विशाल सेना एकत्र की और बड़ी बड़ी तोपों के साथ दोबारा रानी पर हमला बोल दिया। रानी दुर्गावती भी अपने प्रिय सफेद हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरी। रानी के साथ राजकुमार वीर नारायण भी थे। रानी की सेना ने कई बार मुगल सेना को पीछे धकेला। युद्ध में कुंवर वीर नारायण घायल हो गए, लेकिन रानी ने उन्हें युद्ध से बाहर सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया। यह दिन था 24 जून 1564। रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और खुद युद्ध में तूफान की तरह छा गईं। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। सनसनाता हुआ दूसरा तीर आया, जिसने उनकी आंख को बेध दिया। रानी ने इस तीर को भी अपनी आंख से निकाल लिया, लेकिन उस तीर की नोक उनकी आंख में ही रह गई। तभी एक तीसरा तीर आया जो उनकी गर्दन में आके धंस गया। रानी समझ गई कि उनका अंत समय आ गया है। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, लेकिन आधार सिंह किसी भी तरह यह करने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर रानी ने क्षण भर के लिए कुछ सोचा और फिर अपनी कटार निकाल ली और स्वयं ही अपनी कटार को अपने सीने में भोंक लिया। और इस तरह रानी दुर्गावती ने आत्म बलिदान का रास्ता चुन लिया। महारानी दुर्गावती चंदेल ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। रानी हमेशा के लिए अमर हो गई। जिस दिन रानी ने अपना बलिदान दिया था वह दिन था 24 जून 1564 ईस्वी। हर साल 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में रानी दुर्गावती को आज भी याद किया जाता है। रानी दुर्गावती के बलिदान के बाद कुंवर वीर नारायण चौरागढ़ में मुगलों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। संपूर्ण गोंडवाना पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। कुछ समय के पश्चात चांदागढ़ के राजा चंद्रशाह को अकबर ने अपने अधीन गोंडवाना का राजा घोषित कर दिया और बदले में अकबर ने गोंडवाना के 10 गढ़ ले लिए। राजा चंद्रशाह रानी दुर्गावती के देवर थे और राजा संग्राम शाह के छोटे पुत्र थे। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी है, जहां गोंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही बना हुआ है। भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी करके रानी दुर्गावती को याद किया था। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है। रानी दुर्गावती की याद में कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और कई शासकीय इमारतों का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। धन्य है महारानी दुर्गावती, जिन्होंने अपने स्वाभिमान और राज्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। रानी दुर्गावती के साहस और बलिदान को शत शत नमन है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको रानी दुर्गावती के बारे में यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।